नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में बहुत ही अहम एक उन्वान है जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। हम सब जानते हैं कि हर मुल्क की अपनी एक करेंसी होती है। जैसे हमारे मुल्क की करेंसी रुपए है, इसी तरीके से यूएस की डॉलर है और यूके की पाउंड है, कहीं रियाल है, कहीं दिरहम है, कहीं दीनार है और कहीं रिंगिट है, कहीं लीरास है। तो ये सारे करेंसीज़ हैं जो अपने-अपने मुल्क में चलते हैं। दौर जदीद में जबकि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो आलात के दरमियान जीने लगा है, यानी डिजिटल एरा में हम लोग इस वक़्त जी रहे हैं। तो लाज़मी बात है फिर करेंसी भी डिजिटल की होनी चाहिए। तो किसी ने ये सोचकर डिजिटल करेंसी का आगाज़ किया। क्या है वो डिजिटल करेंसी? तो आजकल इसके चर्चे हर सू हैं और ये कि इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है। दुनिया की इकोनॉमी में इसका बड़ा रोल देखा जा रहा है। वो है क्रिप्टो करेंसी। आखिर क्या है ये क्रिप्टो करेंसी? इसके खद्दुखाल क्या होंगे? कैसे रहती है ये और ये कैसे जो है ये दुनिया की मईशत पर असर डाल रही है? फिर एक दूसरा पहलू ये भी है कि चूँकि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, मुसलमान हैं, तो इसका शरई नुक्ते नज़र क्या है? शरई हैसियत क्या है इस क्रिप्टो करेंसी की? इन सारे सवालात के जवाबात हम आज इस पॉडकास्ट में हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में शामिल हैं माहिर माशियात डॉक्टर एस.एम. वसीउल्लाह साहब। एस.एम. वसीउल्लाह साहब का एक छोटा सा तारुफ मैं आपको पेश किए देता हूँ। आपने एमबीए फाइनेंस किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। इसी तरीके से आपने मैनेजमेंट में पीएचडी की डिग्री हासिल की। आपका एक ख़ास मौजू माइक्रो फाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग वगैरह रहा है। इस वक्त आप क्रिसेंट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी बीएस अब्दुर्रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो इन सारे सवालात का जवाब हासिल करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका इस पॉडकास्ट में तहे दिल से इस्तकबाल है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मसरूफियात में से इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए वक्त निकाला। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? किस बला का नाम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि कुछ वक्त मैं आपके साथ बिता सकूँ और कुछ अपने ख़यालात का जो है इज़हार कर सकूँ। जो भी उन्वान आपने दिया है क्रिप्टो करेंसी उस पर, ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। देखिए, जो मॉडर्न ज़माना है उसमें बहुत सी चीज़ें इवॉल्व हुई। उसमें बहुत सी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगियों को इनकलाबी तौर पर तब्दील कर दिया। वो चीज़ें जो एक ज़माने में इमेजिनेशन से बाहर थी वो आज हम रियलिटी में देख रहे हैं। उन्हीं टेक्नोलॉजी में एक टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी कही जाती है। जनरली इसको DLT के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। और एक टेक्नोलॉजी है वो है क्रिप्टोग्राफी। ओके। क्रिप्टोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी जो है वो फाउंडेशन है क्रिप्टो करेंसी का। अच्छा। तो अब क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, थोड़ा सा हम उस पर जी, बात बिल्कुल। करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और फिर ये दो मिलकर किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी के वजूद के लिए जो है उन्होंने राहें हमवार की हैं, हम उस पर बात करेंगे। क्रिप्टोग्राफी इन बहुत ही अगर आसान जुबान में मैं कहूँ तो एक नॉर्मल टेक्स्ट को आप सिक्योर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा।
कोड जिसको हम बोलेंगे, कोडिंग जो हम बोलते हैं, वो नहीं जो सॉफ्टवेयर कोडिंग है। हाँ। नहीं, जैसा अगर मैं कहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, तो अब मैं अस्सलाम वालेकुम को अलीफ सीन लाम नहीं लिखकर मैं 2 1 3 4 3 ये अच्छा। नंबर दे दिया, ओके। बस ये क्रिप्टोग्राफी हो गई, ये कोडिंग है ये कोडिंग हो गई। ओके। सिर्फ वो मुझे मालूम है और जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो उसको उनको मालूम मालूम है, जिनके पास वो की है ओके। कन्वर्जन की। तो ये क्रिप्टोग्राफी है। अब रही बात, अब ये छोटा मैसेज है, मैंने तो ये छोटा मैसेज को कन्वर्ट किया हूँ। उसी तरीके से आप लार्ज डेटा को, लार्ज इंफॉर्मेशन को जी। आप कन्वर्ट कर दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब आप देखिए, अगर मैंने मेरे एक मैसेज को पूरा कोड कर दिया नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिकल में और फिर दूसरी चीज़ें सिंबल वगैरह डालकर, तो फिर इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डीकोड अनटिल अनलेस जो आपके पास इसका कोड का जो की है वो की हो। और वो की जाहिर बात है कि मैं कोड ही इसलिए कर रहा हूँ कि वो किसी आम आदमी के पास उसको एक्सेस करने की या उसको जो है रीड करने की एबिलिटी ना हो। तो मैं एक प्राइवेट बिटवीन द इंडिविजुअल, जो एक फर्द और दूसरे फर्द के बीच में जो कोड हो, लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वैसा मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यही चीज़ पूरे आम डेटा पर भी हो सकती है और की गई है। उसी को हम आज क्रिप्टोग्राफी कह रहे हैं। दूसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक्चुअली ये भी एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वजूद में आई हुई टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ये होता है कि अब अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन को किसी ड्राइव में या किसी फाइल में या किसी पेपर पे सेव करके रख दे रहे हैं। तो ये तो एक ही जगह सेव हो रहा जी। राइट। अगर कोई आए और वो एक जगह जब जो बॉक्स में मैंने छुपा दिया उसको वो ले और उसको अल्टर करे, ये पॉसिबल है। हाँ। ये हो जाता क्यों? क्योंकि एक ही जगह रखे हुआ है पूरा डेटा, पूरा मेरा मैसेज एक बॉक्स में रखे हुआ है। लेकिन अगर मैं सेम मैसेज को 10 डिफरेंट लोकेशंस पे, सेम लेटर को 10 डिफरेंट लोकेशंस पे अगर रख दूं, तो अब क्या होगा? तो जो भी वो थीफ होगा जिसको वो अल्टर करना उसका मकसद होगा, तो वो 10 जगह एकदम नहीं जा सकेगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वहां पर अल्टर हुआ, तो एक जगह अल्टर हुआ लेकिन 9 जगह वो अल्टर नहीं हो पाया। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे अगर चेक करना है कि मेरा मैसेज मेंटेन है एज इट इज, तो मैं उठाकर अगर 10 लेटर मैं चेक करूँ एकदम, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि कौन सा लेटर अल्टर हो गया। राइट। तो यानी देयर इज सम अल्टरेशन। इस चीज का जो है मालूम तो हो ये जाता है। मालूम कर सकते हैं कि अगर 10 जगह, हाँ, नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ। तो ये इसका फंक्शनल है। ओके ओके। राइट नाउ, अब मैं मालूम क्यों करना चाह रहा हूँ। राइट, मुझे असल में मालूम करना नहीं है, मुझे असल मालूम ये करना है कि मेरा डेटा सिक्योर है। हाँ। तो जैसे अल्टर हुआ इसका मतलब वो डेटा सिक्योर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑटोमेटेड सिस्टम डाल दे रहा हूँ। मैं हर बार फिजिकली जाके 10 जगह चेक नहीं कर रहा हूँ। राइट, मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लिक पे मैं 10 जगह के इसको मैसेज को मैप कर रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ। मैपिंग करने में सिस्टम खुद बता देगा कि वो अल्टर हुआ या नहीं हुआ। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज ये है कि जैसे मैं अल्टर करने वहां गया, तो पहले से वहां 9 जगह जो है अलार्म आ जाएगा कि ये मैसेज 10 जगह भी अल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा। एक ही जगह अल्टर हो रहा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो वहीं पर लॉक कर देगा। तो मैं यहीं अल्टर नहीं कर सकता, बाकी की 9 चीजें महफूज रहेंगी। बाकी की 9 चीजें इस 10वीं जगह को कंपेल कर रही है कि तू अल्टर नहीं होना है। ओके ओके। ये हाईएस्ट लेवल है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेक्चर टेक्नोलॉजी। ये बहुत आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अल्टर होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसको बोलते हैं लैंग्वेज में, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में, कंसेंसस मैकेनिज्म। तो ये कंसेंसस यानी 9 लोगों से वो कंफर्म कर रहा है यहाँ वाला बॉक्स कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, होना है या नहीं होना है। अगर होना है तो फिर सब जगह होना है, नहीं तो नहीं होना है। तो वो तो सिर्फ वही आदमी करेगा जो उसका ओनर है। राइट। तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि क्योंकि मैं जब सिक्योर कर रहा हूं तो मुझे अल्टर करना ही नहीं है, मेरा खुद का मैसेज मैं क्यों अल्टर करूंगा। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में ये आता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू अल्टर। तो इम्पॉसिबल टू अल्टर का मतलब ये हुआ कि इट इज सिक्योर। तो ये 2 चीजें, क्रिप्टोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी मिलकर जो है पूरे ट्रांजैक्शन को सिक्योर कर देती है। ये हाईली सिक्योर्ड है। ये हाईली सिक्योर्ड मैकेनिज्म है एक्चुअली। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये खुद एक चीज नहीं, ये एफिशिएंसी क्रिएशन एक मैकेनिज्म है।
हाँ, ये तो रही उसके मैकेनिज़्म की बात। आखिर ये इसका आगाज़ कब से हुआ और ये क्या तसव्वुर के साथ जो है ये दुनिया में आया, हमारे समाज में जो है ये डेवलप हुआ है? तो जैसे मैंने बताया कि ये 2 एफिशिएंसी मैकेनिज़्म है, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है। अब इसका एप्लीकेशन कई जगह हो सकता है, ओके। राइट? इसका एप्लीकेशन मेडिकल रिकॉर्ड्स पे भी हो सकता जी, है। जी। इसका एप्लीकेशन कोई और भी चीज़ों पे भी हो सकता है। हुँ। तो सिमिलरली इसका एप्लीकेशन जो है फाइनेंस में भी हुआ, ओहो! अच्छा। राइट? तो दिमाग वहाँ लगा एक्चुअली कि ये मैकेनिज़्म लगाकर फाइनेंस में क्या किया जा सकता है। जी, जी, जी। तो अब एक्चुअली तो डिजिटल करेंसी की बात 1980s से शुरू हो गई थी ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली ये शुरू हुआ। ये हो रहा था बाद इवॉल्व डिस्कशन में, होते-होते गए। इवॉल्व होते हैं। लेकिन अब इसको जो क्या बोल सकते हैं कि इसको जो पब्लिक डोमेन में आया, वो आया बिटकॉइन की वजह से, जो 2009 में हुआ। ओके। सतोशी जो यूजुअली जिसको माना फाउंडर जाता है। ऑफ, हालांकि वो भी कोई ऐसी कंफर्म चीज़ नहीं है, लेकिन खैर, तो वहाँ से जो है एक एक जो समझिए कि प्रोग्रामर था या रिसर्चर था, उसने क्या किया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी को कंबाइन कर कर न्यूमेरिकल मैकेनिज्म क्रिएट किया। ओके। वो न्यूमेरिकल जो आउटपुट आया उसको उसने करेंसी का नाम दिया, और वो बन गई क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, वो टेक्निक इस्तेमाल करते हुए राइट, और उसको नाम दे दिया बिटकॉइन, बिटकॉइन। राइट। तो ये यहाँ से ऐसा शुरू हुआ। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, हम जो मैन्युअली एग्जाम्पल्स एनालिसिस समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा काम एक्चुअली अब हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, राइट। तो उसने एल्गोरिथम डेवलप किया ओके। कि किस तरीके से उसको जो है वो रिकॉर्ड्स को जो है क्रिएट करना है, वो रिकॉर्ड को जो है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे इसको सेव करना है, सर्वर्स पे सेव करना, टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में उसको नोट कहते हैं। तो वो वहाँ पर जाकर वो सेव हो रहा है। तो एक एल्गोरिथम उसने प्ले कर दिया, ओके। वो एल्गोरिथम अब कंटिन्यू चल रहा है। इसी वजह से हर कोई अपनी-अपनी जो है करेंसी डेवलप कर सकता है, जी। इसी मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए। हाँ, उसने क्या किया, उसने एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी, ओके। स्पेशली बिटकॉइन के लिए उसने 21 मिलियन कुछ उसने मैक्सिमम लिमिट लगा दी कि उससे ज़्यादा अभी आप क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा। तो इट गोज विथ 1 to 21 मिलियन। तो अभी वो चलते चलते मैं जहाँ मुझे याद है कि आई थिंक समवेयर 1 डिजिट का क्रॉस करने के इसमें आ गया, यानी 6, 7, 8, 9 मिलियन ऐसा कुछ होना तो शुरू हो गया, वो होते होते होगा वो, लेकिन मैक्सिमम लिमिट उसने लगी। अब सवाल ये होता है कि उसको क्रिएट कैसा किया जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो करेंसी के इसमें कंटेक्स्ट में उसको माइनिंग कहते हैं। जी, जी। माइनिंग का मतलब ये है कि जैसा हमने गोल्ड माइनिंग की, जी। खोज के जी, निकाला, जी। जिस तरीके से आयरन माइनिंग करते हैं, डायमंड माइनिंग करते हैं, तो ये करेंसी को भी एक्टिवेट करने के लिए सर्टेन एक्टिविटी आपको करना पड़ता है। अच्छा। वो एक्टिविटी को माइनिंग कहते हैं। अब वो एक्टिविटी क्या है? तो वो एक मैथमेटिकल पजल सॉल्विंग चीज़ है। ओके। सिंपल है कि कंप्यूटर आपको एक पजल दे देगा और बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। ओके। अगर आप सॉल्व करेंगे तो एज ए रिवॉर्ड आपको इतनी करेंसी आपको जनरेट करके दे देता है एल्गोरिथम। तो फॉर एग्जांपल आज की डेट में, एग्जांपल के लिए, मिसाल के लिए, कि आज की डेट में 10 बिटकॉइन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अच्छा। अब मुझे 11th बिटकॉइन क्रिएट करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा सर्वर को, जो सर्वर पर वो एल्गोरिथम प्ले हो रहा है, मेन सर्वर पर। तो वो क्या रहेगा कि ठीक है आपको चाहिए तो ये पजल ले लो, ये क्वेश्चन है कि 2 लोग थे, गए, राइट, फला हुआ, अब बताओ कि कितने लोग बचे हुए हैं। अब क्या होता कि जो लोग अपने आप को कैपेबल समझते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग, माइनर्स जिनको कहते हैं, कोई भी माइनर, वो लोग माइनिंग करने वाले, वो लोग क्या करते हैं, वो मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली और प्रोग्राम के अराउंड से बहुत स्ट्रांग लोग रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पजल को पिक करके फौरी अपने कंप्यूटर पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो उसमें से जो भी सॉल्व करेगा फर्स्ट, उसको वो बिटकॉइन अलॉट कर दिया जाएगा। अब वो इनिशियल अलॉटमेंट है, फिर वो लेकर जो है सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड हो। तो अब अब 10 लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से एक सॉल्व कर दिया वो पजल, उसने आंसर दे दिया, तो वो क्या करता, वो जाके सर्वर उधर मैच करता, हाँ राइट, करेक्ट आंसर 4 है, राइट। तो फिर ये जो 9 लोग दूसरे भी वर्क कर रहे थे ना, वो भी मैच करते उससे देख के कि हाँ राइट, ठीक, करेक्ट है। तो जब ऑथेंटिकेशन हो गया तो सर्वर उनको इशू कर देता, उसको ले, अब ये 11th बिटकॉइन आप ले लो। वो 11th बिटकॉइन आता मार्केट के अंदर। अच्छा। फिर वो ट्रेडिंग होती है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट करते, जैसा
आम जो इन्वेस्टमेंट है उसी तरीके से इसका भी हाँ, देखो 2 चीज़ों में फ़र्क है। एक है बिटकॉइन जनरेट करवाना, एक अलग एक्टिविटी है, हाँ, और बिटकॉइन को ट्रेड करना एक अलग एक्टिविटी है। अच्छा, लाइक जैसा शेयर इश्यू करना एक अलग एक्टिविटी है, शेयर में ट्रेड करना एक अलग जी एक्टिविटी जी है। जी, शेयर इश्यू सिर्फ कंपनी करती है, कंपनी करती है, लेकिन ट्रेड तो हम सब कर सकते हैं, कर इन्वेस्ट तो हम सब कर सकते हैं। जी। सिमिलरली वैसे ही तो जो माइनिंग करते हैं ना, वो तो बहुत हाईली बोलते हो, समझिए कि वो लोग होते हैं। मैं भी बन सकता हूँ माइनर, आप भी बन सकते हैं माइनिंग करने वाले, हाँ। डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास वो सर्वर है जिसपे वो पूरा कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे अंदर वो कैपेसिटी है टेक्निकली कि हम उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जनरली वैसा नहीं पॉसिबल है कि सब लोग उसको माइन करें, फैक्ट वो है। तो अब जो इन्वेस्टर है वो तो लार्ज ग्रुप रहेगा, लाइक 5,000 कंपनी है लेकिन 5 करोड़ इन्वेस्टर है, सिंपल केस। तो उसी तरीके से वो होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जनरली जनरेट करने वाले लोग नहीं रहते हैं, वो जनरेटेड बिटकॉइन को ट्रेड इन्वेस्ट करने करते वाले, हैं। परचेज करने वाले, traders। ट्रेड सेल करने वाले लोग रहते बीच वाले हैं। या बीच वाले तो असल माइनर हो, माइनिंग करने वाले हो गए। अच्छा, सर्वर ओरिजिनेटर है, अच्छा, माइनिंग करने वाले बीच वाले हैं, हाँ, और उसके बाद ट्रेड करने वाले हम लोग हैं। हम अब लोग हैं ट्रेड जो भी। और उसके बीच में भी एजेंट्स हो सकते हैं, जैसा ब्रोकर्स होते हैं जी। स्टॉक मार्केट में, वो अलग कंपनीज हो सकते हैं, हाँ, है भी वैसे ही कंपनीज, वैसे ही जो इसके सर्वर को उसके सर्वर को जी, लिंक जी, करके जी, वो जी। फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ। खास एक टर्म इस्तेमाल होता है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के जी, बारे, ये क्या है फिर इसकी क्या? राइट। तो जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि एक बॉक्स में मैंने एक लेटर रख दिया, जी, राइट। तो अब मुझे उसका अपडेटेड वर्जन निकालना है। उसी लेटर में मैंने लिखा कि अहमद भाई को 5,000 रुपये दे दीजिए, जी, राइट। वो लेटर मैंने रख दिया, लेकिन मैं बोल रहा नहीं नहीं, अहमद भाई के साथ साथ ज़हीम भाई को भी 5,000 रुपये दे दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके वो लेटर तो चेंज नहीं कर सकता, या नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि उसका मकसद ही वो है पूरा। तो मैं क्या करूँगा, और एक लेटर बनाऊँगा जिसमें अहमद भाई को 5,000 और ज़हीम भाई को 5,000, दोनों को 5,000 दो बोल के मैं और एक लेटर बना के क्या कर रहा हूँ, वो बॉक्स के बाजू और एक बॉक्स रख दे रहा हूँ, हाँ, राइट। लेकिन पिछले बॉक्स का डिटेल मैं ये बॉक्स से कनेक्ट कर रहा हूँ। वो बॉक्स अच्छा, का नंबर मैंने 1 रखा, इस बॉक्स का नंबर मैं 1 1 रख रहा हूँ, ओके, राइट। थर्ड बॉक्स का नंबर मैं 1 1 1 रख दूँ। तो अब जैसे ही आप देखेंगे सीक्वेंस में, तो अगर बीच का बॉक्स गायब हो गया तो वहाँ 2 ही बॉक्स मिलेंगे मुझे, बॉक्स अलमारी के अंदर 1 और 1 1 1। तो 1 1 वाला नंबर कहाँ गया? नहीं मिला। तो इसका मतलब मुझे क्या मालूम हो जाएगा कि समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग देयर, वो मुझे पता चल जाएगा, राइट। यही चीज़ है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, अच्छा, कि आप जब एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक बॉक्स बना दे रहे हैं आप उसको, उसी एक्टिविटी के रिलेटेड अगर दूसरा अपडेट आप कर रहे हैं तो दूसरा बॉक्स बना दे रहे हैं, फिर तीसरा बॉक्स बना दे रहे हैं, और पूरा डेटा सीक्वेंशियली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीक्वेंशियली पूरा डेटा आपका वैसा मेंटेन है, ओके, राइट। तो क्योंकि Block आप wise। ब्लॉक वाइज है, Okay। एक एक बॉक्स एक एक ब्लॉक हो समझ गया, गया, समझ राइट। और फिर उसको चेन में मैंने रख दिया हूँ, एक दूसरे के लूप में है वो। 1 1 लूप में है वो, राइट। 1 1 1 1 चलता जा रहा है, जी, राइट। तो अगर बीच में से एक भी गायब हुआ तो मालूम हो जाता, बिल्कुल, राइट, सीक्वेंस मालूम हो जाता। तो समझ क्योंकि वो ब्लॉक है और चेन है, इसलिए वो ब्लॉकचेन कहलाता है। तो डॉक्टर साहब ये तो उसकी टेक्निकलिटीज़ पे जो है हम लोग अब तक डिस्कस कर रहे थे। जी, अब क्योंकि हम खुद उम्मत मुस्लिमा से अपना ताल्लुक़ है जी, और आपका एक ख़ास मौज़ू भी है उस पे, इस्लामी शरीयत के एतबार से जी, ये सारी जो एक्टिविटी है या फिर ये क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोग्राफी वगैरह, आप जब से इसकी जो है बड़ी अच्छे अंदाज में जो है तफसील समझा रहे थे, वो इस शरीयत के बॉक्स में कहाँ बैठता है? देखिए शरीयत के या शरिया के हिसाब से जो स्क्रीनिंग होती है वो सब्जेक्ट मैटर की स्क्रीनिंग होती है, जी, या यूँ समझिए कि फीचर्स की एक स्क्रीनिंग। जी, जी, जब तक हमको फीचर्स पता नहीं है हम शरिया के ओपिनियन पे नहीं जाते, नहीं जा सकते। राइट। तो हम थोड़ा सा फीचर्स पे बात करेंगे। नंबर 1 फीचर ये है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये उस तरीके की करेंसी नहीं है जो मेरे पॉकेट में आपके पॉकेट में है, जी, जी, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस फिजिकल नहीं है। एग्जिस्ट यूँ समझो कि वो एक एक कोड है, एक नंबर है, वो भी एक नंबर है सिर्फ, राइट। रूहानी कैफियत है समझ लीजिए, रूहानी कैफियत भी बोल जो सकते नज़र हैं, नहीं आती, नहीं आती, लेकिन वजूद रखती है। लेकिन
रूहानी को तो फिर भी शरीयत एक्सेप्ट करती है जी। लेकिन यह मसला दूसरा है। हाँ। तो वो एक नंबर है, सबसे बड़ा मसला, राइट। सो यानी वो एक कोई फिजिकल असेट नहीं है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ के ओरिजिन में और एंड में उसका एक एग्जिस्टेंस रहता, राइट। बैक जैसा अगर ये करेंसी है, ये करेंसी का ओरिजिनेटर आरबीआई है, जी। एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो इसको इशू कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का ओरिजिनेटर कौन है? आज तक भी कंफर्म नहीं है, बोलते हैं लेकिन वो खुद भी कंफर्म नहीं है। और दूसरी चीज, एक कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है, कहाँ है वो सर्वर? ऐसे ये जो कॉइन बनाने वाला है, जो माइनर है, वो उसका उसको भी नहीं पता चलता, अच्छा, राइट। क्योंकि वो फिजिकल कॉइन नहीं है, वो फोटो में जो हम देखते हैं जी। वो रियलिटी नहीं है, वो तो एक खाली नंबर है जो उसको मिलता है। अगर आप रियल में अगर क्रिप्टो करेंसी देखेंगे तो वो वहाँ पे खाली बस नंबर्स रहते हैं, अच्छा, 233122, वो नंबर को एक करेंसी बना देता हो। हमारी नोट पे भी फिजिकल के साथ एक नंबर रहता है, नंबर रहता है। जी, जी, जी। सिमिलरली। तो अब नंबर तो आप एल्गोरिथम डाल दीजिए, आप लाखों करोड़ों नंबर क्रिएट कर सकते हैं। वो तो इट्स नॉट नो बैक्ड बाय एनी फिजिकल कोई चीज नहीं है। ये जो अपने पास जो करेंसी रहती है, उसका तो गारंटर रहता है कोई ना कोई। वो आ रहा हूँ मैं एक के बाद एक। फर्स्ट वो हो गया कि वो फिजिकल असेट नहीं है, जी। राइट। दूसरा, उसका कोई इशूअर नहीं है डायरेक्ट, राइट। तीसरा, जैसा आप बताएं कि दुनिया में जितनी भी राइज करेंसीज है, जो फैट करेंसी हम बोलते हैं या जो हम जो यूज करते हैं, वो उसकी वो जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअली गवर्नमेंट बैक्ड है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ ये करेंसी से, यानी फलां साहब ने कह दिया कि मैं ये करेंसी एक्टिव नहीं करता हूँ, आपके पास जो ये 100 की नोट है मैं यूज नहीं करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा ले लेके वो कंप्लेन आरबीआई के पास जा सकता हूँ कि आपने मुझे ये करेंसी दी, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता हूँ कि आपने मुझे ये करेंसी दी, वो सामने वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और मेरा क्या होगा जीना, राइट। एक ये हो गया। दूसरा, अगर समझिए कुछ नुकसान हो जाता है, राइट, तो मैं किसके पास जाऊंगा? कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो मैं किसके पास जाऊंगा? तो ये करेंसी में मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, या आरबीआई के पास जाऊंगा, या इमीडिएटली बैंक के पास जाऊंगा। वहां अगर कुछ हो जाता है तो किसके पास जाऊंगा? तो कोई रेगुलेटर नहीं है वहाँ, कोई जो है सुप्रीम जो है अथॉरिटी नहीं है जो इसको पूरा रेगुलेट कर रही है, सुपरवाइज कर रही है। वी डोंट नो, राइट। ये दूसरा तीसरा प्रॉब्लम है क्रिप्टो करेंसी का। फीचर है, नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो हम बाद में बोलेंगे, फीचर है। फोर्थ फीचर ये है कि इसका जो वैल्यू है, एक क्रिप्टो करेंसी कॉइन का कितना वैल्यू होगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है? इसमें डिसाइड करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। ये बिटवीन द दोनों शख्स जो ट्रेड कर रहे हैं उन्हीं के बीच की चीज है, या फिर माइक्रो लेवल पे देखें तो डिमांड एंड सप्लाई का है। तो डिमांड एंड सप्लाई जब आप छोड़ देंगे ओपनली, डिमांड एंड सप्लाई पे कोई भी चीज हो, तो उसमें ये होता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपुल अगर चाहे तो सडनली उसके डिमांड को बढ़ा दे सकते हैं। अच्छा। और एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर चाहो तो उसको गिरा दे सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो कैपिटल मार्केट है या जो अनाज वगैरह का मामला है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। जी हाँ। तो अगर अब कोई ये बोला कि नहीं प्याज नहीं है मार्केट में, प्याज नहीं है, तो सडनली क्या होता है, प्राइसेस के मार्केट बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। मगर गवर्नमेंट जाके चेक करती गोडाउन में है या नहीं है। यू कैन नॉट डू दैट, इलीगल है। वैसा यहाँ पर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो इससे ये होता कि एक तो आप उसको फ्री फ्लो छोड़ दिए डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। एक सवाल ऐसे ज़िम्नन, ये जो स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये भी उसी सिमिलर है। मैं वो तो नहीं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट कंप्लीटली रेगुलेटेड है। अगर बहुत ज्यादा हीट हो गया तो स्टॉक मार्केट खुद रोक देता ट्रांजैक्शन फॉर 1 आवर। आप देखें, कभी आप न्यूज में पढ़ेंगे कि 1 आवर तक जो है मार्केट हीट हो गई, इसलिए रोक दिए। तो वो रोकने का मैकेनिज्म ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ है मौजूद, यहाँ नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता, बेलगाम आपके मार्केट किधर भी जा सकती, राइट। ये तीसरा या चौथा फीचर है जो क्रिप्टो करेंसी का है। फोर्थ फीचर ये है, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटीज डिस्क्लोज नहीं है, किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है। जो परचेस कर रहा है उसकी भी, जो इश्यूअर है उसकी भी, जो ट्रेड कर रहा है उसकी भी, जो माइनिंग कर रहा है उसकी भी।
तो पैसा किसके पास से आ रहा है और किसके पास जा रहा है, हाँ, वी डोंट नो, राइट। तो वो अगर आप देखेंगे फ्रॉड और स्कैम वगैरह के लिए ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता हूँ। हाँ, यहाँ वैसा नहीं है। जैसे मैं अप्लाई करूंगा लोन के लिए, मेरे नाम के रिलेटेड आ जाएगा, कौन सी, यहाँ सारी तक के पूरा तफसीलात रहेंगी डेटा यहाँ उसमें। पर रहता, कौन सी करेंसी कौन से बैंक को इशू हुई थी, उसके नंबर के साथ वहाँ पर डेटा रहता आरबीआई में, ऐसा नहीं है। तो वैसा कोई मैकेनिज्म नहीं, तो फ्रॉड और स्कैम के लिए वो पूरे चीज़ें ओपन हो जाती है, राइट। सही है। तो ये जो फीचर्स है, अब अगर ये फीचर्स को लेकर आप शरिया के प्रिंसिपल्स पे लागे डालेंगे या कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे या स्क्रीनिंग करेंगे, तो फिर आपको जो कंक्लूजन आएगा वो कैसा आएगा, राइट। शरिया बोलता है कि किसी भी चीज़ के ट्रेड के लिए वन ओनर रहना ज़रूरी है। हम्म, अगर ओनर नहीं है तो फिर वो चीज़ मार्केट में आ ही नहीं सकती खुद ब खुद। यहाँ वैसा आ गए, ओनर ही नहीं। फिर कोई भी चीज़ की मिल्कियत यानी ओनरशिप के लिए उसका फिजिकल या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। जी, कोई अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्चुअल ले, जैसा अपनी लेने और देने वाला दोनों भी। हाँ, तो मगर यहाँ कोई है ही नहीं वैसा, हाँ, राइट। फिर तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करें, सेल और क्या बोल सकते हो, खरीद और फरोख्त का हाँ। ट्रांजैक्शन, उसके अंदर जो है अनसर्टेनिटी, अननोइंगनेस, इग्नोरेंस जो है वो परमिटेड नहीं है शरिया के अंदर। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा अननोइंग है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, किसके पास जा रहा है, कुछ मालूम ही नहीं सही है। है। तो उसको गरर के उसमें बेचा हम जाए, कहते हैं, सही उसको है। गरर कहते हैं शरिया के लैंग्वेज में। फिर ये जो ज़बरदस्ती का मार्केट को उठा दे रहे हैं और ज़बरदस्ती का मार्केट को गिरा दे रहे हैं, अननेचुरल है वो। ये एक स्पेकुलेटिव चीज़ है। खिमार जो वर्ड है एक अरबिक में, जी, जी, जी। वो जो है ये हो जुआ जाता है जुआ के इसमें ज़ीरो उसमें सम आता गेम। हो। तो इसमें ये होता है कि अगर मार्केट उठ गया तो ये किसी का फायदा होगा, लेकिन उसी के अवस में किसी का एकदम 100% नुकसान भी होगा। नुकसान भी हो गया। तो इट इज़ अ ज़ीरो सम गेम, मीन समवंस किसी का फायदा किसी का नुकसान बन जा रहा है। तो वो चीज़ शरिया में नहीं शरिया है। में से तो ये पूरे प्रोस्पेक्टिव्स को देखते हुए अब शरिया के, मैं क्योंकि शरिया स्कॉलर तो हूँ नहीं, तो मैं शरिया ओपिनियन तो नहीं दूंगा, लेकिन जो शरिया ओपिनियन एग्जिस्टिंग है मार्केट के अंदर वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 टाइप जो वेरी कॉमन है कि वो प्रोहिबिटेड है, हराम है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो एक तबका तो ये कहता है कि वो बिल्कुल मेजर तबका, मैं सिर्फ एक अच्छा, तबका, बड़ा। हाँ प्रोमिनेंट बता रहा हूँ, और मेजर तबका स्कॉलर्स का जो ये है, उनके क्या दलाइल हैं? यही दलाइल है जो मैंने अभी आपको वो दे दिया। नहीं, इसका जो आंसर मैंने दिया हूँ, शुमार क्योंकि का उसके या अंदर फिर जो हमारे है उसके ये अंदर अनसर्टेनिटी है, ओनर नहीं है, कल को कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कोई उसका टेकन करने वाला नहीं है, हाँ, और एक का नुकसान एक का फायदा, और सडनली नुकसान, बड़ा नुकसान, अननोइंग, इग्नोरेंस, उतार चढ़ाव उतार का चढ़ाव, वो सब चीजें जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल, गैर सुने से, एक्सट्रीम सिर्फ गैर गैर सुने, यकीनी। ओनर ही नहीं है ना उसका। जी, जी, जी। एक चीज का ओनर ही नहीं है तो कौन आके बेच हाँ। रहा है फिर, वी डोंट नो। तो ये 3-4 चीजें उन लोगों के पास स्ट्रांग जो है ये वो है। बहुत स्ट्रांग है, ये पूरे इस्लामिक फाइनेंस का बेस है एक्चुअली। ये हाँ। नॉट ओनली इस्लामिक फाइनेंस का, मामलात में शरीयत का बेस है ये। ओके। हर मामले में ऐसे ही होगा, जी, जी। हर मामले में भी ये रूल्स रहेंगे। मैं हाँ, अभी हाँ, इंटरेस्ट बिल्कुल। और उसकी बात ही नहीं किया, मैं ये पूरे नॉर्मल कॉमन प्रिंसिपल्स जी, जी। हैं। तो ये इस पे मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि वो हराम है और इससे मुसलमानों को बचना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे एक ममालिक भी उसको जो है प्रोहिबिट किए हुए हैं। राइट, उसकी मैं आता वजह हूँ उसी जी, पे। जी, दूसरी जी। चीज़ ये है शरिया, दूसरा ओपिनियन जो शरिया का या शरिया स्कॉलर्स के जो दूसरा ग्रुप है, उसको ना प्रोहिबिट कहते हैं ना परमिट कहते हैं। स्पेशली जैसा फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फिक एकेडमी है, ओके। IOFE है, मैं जहाँ तक पढ़ सका हूँ, मुझे अगर याद हो करेक्ट तो ये लोग उसको ना प्रोहिबिट कहते हैं डायरेक्टली, ना परमिट कहते हैं। उसको बोलते हैं कि समथिंग इन बिटवीन, जो उसके ऊपर अभी रिसर्च करना बाकी है, या फिर आप वेट करें, उसका आउटकम जब आएगा तो फिर उसके हिसाब से, क्योंकि अभी कोई ऐसा मेजर वो पॉइंट नहीं आया जिसकी वजह से हम इसको प्रोहिबिशन केस में डाल देंगे, और ऐसा कोई मेजर वो भी नहीं आया कॉन्फिडेंटिंग पॉइंट कि इसको हम परमिटेड में डाल देंगे। ये एक बहुत कम वेट एंड वॉच हाँ वाले लोग हैं। ये यूँ समझिए कि अगर एक छोटा वो तबका है, उससे भी छोटा तबका है जो इसको परमिट करता है, जायज़ करार देता है। वो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के स्कॉलर्स हैं जो इसको हलाल कहते हैं, और मेरे हिसाब से मलेशिया वगैरह में भी इसको वो परमिसिबल में जाते हैं। तो उनके अलग वो है,
उनके क्या दलाइल हैं? उनके यही दलाइल है कि क्योंकि हम जैसा जैसा अगर एक कंट्री है जिसने उसको परमिट कर दिया, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसकी जिम्मेदारी कबूल के लिए। कबूल की, राइट। तो एक पर्सन आ गया ना, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे वो हो जाती, जैसा कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो रेगुलेट गवर्नमेंट है, अच्छा रेगुलेट कर दी, रेगुलेट बाद करे, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर दी रेगुलेट है। कर दी। ओके, डायरेक्ट रेगुलेशन तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जी। इसका पूरा स्ट्रक्चर क्रिप्टो करेंसी का जो है डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज कोई यानी इसका ओन ओन एक आदमी ओनर नहीं नहीं है होगा। ना असल। खाली एक वॉचर, एक वॉचमैन रख दिए है आपने, ओके, जो सिक्योर करेगा कि ठीक है, फू करेगा, बता देगा कि रिस्क हो रहा छोड़ दो, रिस्क नहीं हो रहा है कर दो, कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये मैक्सिमम इतना, ऐसा जो भी थोड़े बहुत कंडीशंस बना के उसको एक क्या बोल सकते हैं कि एक गाइडलाइंस की तरह हमें ला लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो उतना उतना एस्पेक्ट तो सिक्योर हो गया, ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेजर प्रॉब्लम्स तो बाकी रहेंगे, लैक ऑफ डायरेक्ट ओनर, लैक ऑफ वो सब चीज़ें, लेकिन गवर्नेंस और रेगुलेशन वाला चीज़ जो है आके थोड़ा सा हो, तो वो कंटेक्स्ट में उसको वो जाहिर परमिट करार कहते देते हैं। हैं, राइट। और जी, फिर जी, ये भी शायद ये भी देखते हैं क्योंकि एक इमर्जिंग चीज़ है, तो जी, अगर हम लोग पीछे रह जाएंगे, राइट, तो वो हो जाएगा जी, क्योंकि पहले से शरिया कंप्लायंट और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है कम सोर्सेस और एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट में कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है तो उसको यूँ करो, उस कंटेक्ट में कहते हैं। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इन इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ, ये लोग तो इसको बिल्कुल जायज़ करार नहीं देते। बल्कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का मैं तो कहीं पर मैंने उनका ओपिनियन सुना हूँ कि वो कह रहे हैं कि बचे मुसलमान इससे, ओके, यहाँ तक उनका वो है स्टैंड है। तो ये है शरिया के हिसाब से। अब रही बात गवर्नमेंट्स की, तो जैसा आप खुद बता रहे थे कि अगर उतना ही इजी होता हर चीज़ डिसाइड करने का, तो आज पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को पूरे मुल्क उसको अडॉप्ट कर लिए होते। लेकिन अभी भी आज की डेट में मैं देख रहा था कि 119 कंट्रीज यानी 50% कंट्रीज ही अडॉप्ट किए, अच्छा। यानी स्टिल 50% कंट्रीज ऐसे वो भी ऐसे ममालिक हैं जो माशी जो इकोनॉमिक उस पे हाँ, बड़े हाई लेवल पे हाई हैं, लेवल टेक्नोलॉजी लेवल पे हाई लेवल पे हैं, वो वहाँ ममालिक के थोड़े लोगों का इन्वेस्टर्स का माइंडसेट, उनकी अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह वगैरह, वो अलग एक पूरी अलग दुनिया है, राइट। तो उनके पास उन्होंने उसको वो किया है। लेकिन एक मुल्क लाइक यहाँ पर जैसा हिंदुस्तान में, यहाँ पे तो पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी का ही प्रॉब्लम है, हाँ, राइट। आज की डेट में स्टैब्लिश स्टॉक मार्केट में 3% 4% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाते, जी, राइट। तो फिर उसमें फिर अब मुस्लिम कम्युनिटी अगर आ जाए तो और भी ख़त्म हो गया। तो सडनली क्या होता है ये कि ये एक क्या बोल सकते हैं कि एक गिमिक की तरह उसको कैसा बोलेंगे कि एक ऐसे ही बस, एक लिहाज से हाँ एक जुए का हिसाब ही हाँ, है वो। वैसा चलो इन्वेस्टमेंट कर एक दें, आसानी एक से हो जा रहा, कर हाँ, दो, मिल जाता पैसा। और कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको लेके एक्सचेंज करने के वास्ते यूज़ कर रहा, उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा। एक्चुअली इसका शुरुआत इसलिए हुआ था कि ये बिटवीन एक्सचेंज वैल्यू, इट इज़ ए लाइक एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ये मार्केट में आई, लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बचकर वो जो है इन्वेस्टमेंट का वो बन गई, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं 100 रुपये लगा के जो है 200 रुपये कमाना चाह रहा हूँ, इसीलिए उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, सही राइट। है। तो यहाँ तो ग्रीड आ गई मेरी, यहाँ पे कोई जेन्यून रीज़न नहीं हुआ, राइट। तो आज जो यंगस्टर्स हैं ज़रूरत नहीं, के नहीं है ये, हाँ, ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत अगर है तो वो एक्चुअली एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सचेंज होता ज़रूरत हो। है, उसका पर्पज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, हाँ, वही नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बन गया। इन्वेस्टमेंट में भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टॉक में करिए, नहीं करेंगे। वहाँ क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए वहाँ कर रहे हैं कि वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है। मैं ओके। 100 रुपये डाल दूंगा, 3 दिन के अंदर 200 वैल्यू भी गैर हो सकता यकीनी है, सूरत हाल का ज़्यादा फ़ायदा उठाने के फ़ायदा चक्कर में, तो वो तो हराम है ना, इस्लाम में भी, शरीयत में भी तो वो चीज़ हराम है, राइट। और एक चीज़ इसमें ये भी एहतिमाल हो सकता है कि जो आजकल का नौजवान जो अट्रैक्ट हो रहा, ये भी है मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है कि भाई वो जो ईज़ी अर्निंग का जो मिजाज है, जी जी जी, आसानी के साथ वही जो है वही वही पैसे मिल जी जाए, जी जी, ये भी एक पॉइंट हो सकता है होता उसमें। है, यही हाँ, पॉइंट है, यही पॉइंट है कि आप सोचिए ना, मैं अगर 100 रुपये आज लगा रहा हूँ, 3 दिन में मुझे 200 मिल रहे हैं, तो हाँ, कौन सी जो है बिजनेस मुझे इतना रिटर्न देगी 100% 3 दिन के अंदर। आप सोचिए, बिल्कुल सही, हजारों परसेंटेज में चला जाता है अगर मैं एनुअली इसको कन्वर्ट करूँ तो। सही बात है। तो ये क्या चाह रहा हूँ मैं एक्चुअली,
मैं यही चाहूँ ना कि भाई अनसर्टेनिटी से फ़ायदा उठाना फ़ायदा चाह रहा हूँ। उठाना है। तो वो तो फिर वही हो बिल्कुल। गया ना कि गरर खुद इसीलिए तो प्रोहिबिटेड है। सही। राइट। डॉक्टर साहब आखिर में ये कि आजकल के ख़ास तौर पे मुस्लिम नौजवानों का आपका क्या जो है मशवरा है इस ज़िमन में? देखिए मैं खैर मैं खुद भी नौजवान ही हूँ तो जी, जी। पता नहीं वो उस लेवल पे मैं मशवरा दे ना पाऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, मैं पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल हुँ, उसके इसमें मैं कहूँगा कि देखिए इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर और फ्रॉम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, माशियत के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग ये ज़रूरी है। जी, जी। फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक है आपका सेविंग, दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट। आप सेविंग करेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जी। राइट? अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे। सेविंग का सेविंग एक आउटकम है। वो कौन-सी आउटकम है? वो आपके पूरे इनकम और एक्सपेंडिचर का वर्कआउट का आउटकम है। मैं जो देखा हूँ, नॉट ओनली नौजवान, ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी का जो माइंडसेट है हम लोगों हुँ, का, नहीं मिज़ाज बोलना जी। चाहिए मिजाज, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस पे वर्कआउट ही नहीं करते। हाँ, हम इवेंट बेस्ड प्लानिंग करते हैं। शादी है तभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्लान लेकर बैठते हैं। कोई इवेंट है तभी लेकर बैठते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों? क्यों तो हमारे पहले से होना चाहिए। रोजमर्रा जिंदगी का प्लान हम क्यों नहीं बनाते? राइट? और उसका रीजन, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि देखिए अब हमारी हालत क्या है। हुँ, राइट? हमारी इनकम से फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, तो हमारा एक्सपेंडिचर 110 रुपए है, तो आप बताइए क्या होगा? सेविंग होगी या बोरोइंग होगी? बोरोइंग करना ये पड़ेगा प्रॉब्लम उसको। हो जाता है। ये तो उन लोगों का मामला है जो अभी बिजनेस वगैरह की नहीं, ये पर्सनल की बात बता रहा हूँ, हुँ, पर्सनल डे टू डे लाइफ की। अब आप एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कितने बिजनेसमैन जो है परेशान है बोरोइंग फंड्स के लिए? हुँ। क्यों है? हमारी बात होती है, बहुत से लोग कॉल करते हैं हमको, हम उनका जब हम रूट कॉज पे जाते हैं, व्हाई, क्यों 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 लगाते हो, तो वो वहीं पर मालूम होता है कि मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट ऑफ व्हाट? मिसमैनेजमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सही। तो इसके अंदर, बिजनेस के अंदर स्पेशली बहुत सी चीजें होती है, जैसा सीजनैलिटी होती है, हुँ, राइट? फेस्टिवल्स होते हैं, फिर एक रेगुलर टाइप का होता है। तो हर बिजनेस का एक अलग नेचर है, उसी हिसाब से उसकी प्लानिंग होना। जब ये आप इनकम और एक्सपेंडिचर की सही प्लानिंग करेंगे, इसको हम अगर एकेडमिक कंटेक्स्ट में बोले तो बजटिंग, हम सही। सही अगर बजटिंग करेंगे तो फिर सेविंग कंपोनेंट हमारा दिख के आता, निकल कर आता। सेविंग कंपोनेंट जब आता आपका, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के लायक हो जाते अदर अर्निंग के भी जो है हैं। रिसोर्सेज़ राइट, पैदा करने की राइट, वो सोचते आपका हो। बजट बता देगा। हुँ, अगर आपका एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली आपको आपका बजट को डायरेक्ट करेगा कि आपको अदर इनकम की तरफ जाना है। जी, सही। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करके जाइए या आप इन्वेस्टमेंट करके जाइए, हुँ, वो आपका अपना ऑप्शन है। लेकिन सही वो है। बता देगा वहाँ पर प्लानिंग, रूट कॉज़ बता रहा तरीका हूँ मैं। मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन रूट कॉज़ वहाँ है, मेन वहाँ है। वहाँ है। एक वो हो गया। दूसरी चीज़ क्या होगा, अब जिनके पास सरप्लस अल्लाह ताला ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, तो उन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो उसके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग नहीं करते फिर। हुँ, आजकल जो जनरली हम लोग देखते हैं कम्युनिटी के अंदर, वो मैक्सिमम जो होता है वो गोल्ड और रियल एस्टेट तक जाता है। जी, जी। बहुत सेफ, एक कॉमन है वो एक एक कॉमन वो है। और उसी को सिक्योर समझते हो। हाँ, और है भी है सिक्योर, भी। ऐसा नहीं है कि सिक्योर हाँ, नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, कि इस्लाम और शरीयत जो है माल को रोटेशन रोटेशन में। में देखता, हुँ, वो स्टैग्नेशन में कहीं पर खड़ी हुई नहीं देखता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप इसीलिए आप ज़कात में देखेंगे, सोना निकाल लो। आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है ना, वो उसी की वजह से, कि वो रोटेशन हो। अब मैं रियल एस्टेट में लगा दिया पैसे, एक बड़ा फ्लैट ले लिया, तो क्या हुआ? पैसा स्टैग्नेट हो गया ना, स्टैग्नेट हो बहुत गया, बड़ा। राइट? बहुत कोई बड़ा जस्टिफाई पैसा ये भी करेंगे स्टैग्नेट कि हो नहीं, गया। उससे रेवेन्यू आ रहा ना, हाँ आ रहा, तो क्या हो रहा फिर उसके बाद? हुँ, कंजम्पशन हो रहा है या फिर किसी से रोटेशन हो रहा, वो हुँ, आप देख लें। तो वो एक मसला है। तो रोटेशन का एक आसान तरीका ये है कि आप अदर सेंस में जाएं, सिंपल बात। तो उसमें सबसे स्टैब्लिश्ड और सिक्योर्ड भी कह सकते हैं, सिक्योर्ड और जो सोर्स है वो कैपिटल मार्केट है। हुँ, और आज की डेट में तो इतना आसान है, हुँ, आप देख रहे होंगे कि हर दिन आपके सही है। ऐप पे जो है, आपके मोबाइल पे जो है मैसेज आता रहता है। हर बैंक का एक डीमैट फॉर्म एग्जिस्टिंग है।
आपको कुछ करना नहीं है, वहाँ का वहीं बैठ के आपको उसको लिंक करना है और वहीं पे आप अपना जो है करना है। स्पेशली मैं स्पेशली कहूँगा व्यूअर्स को कि जो ख़वातीन हैं, हाँ, जो लेडीज़ हैं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो ग्रेजुएशन एंड उससे अबव के जो लोग हैं, राइट? इन लोगों के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वगैरह का जो ये ऑप्शन है ना, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये एक देन है अल्लाह ताला, तो राइट? पुराने नो ज़माने डाउट में उसके लिए उसको प्रोसेस आप जो भी है उसका, उसकी ट्रेनिंग है, उसका इन्वेस्टमेंट का जो भी है वो आप एक बार कर लें, जी, उसके बाद आप एलिजिबल हो। पुराने ज़माने में जो 50-50 रुपए चावल के डब्बों में वगैरह रखते थे, वो भी यही इसी अंदाज़ हाँ, वो में 50 रुपये अपने 50 रुपये ही रहते थे। हाँ, लेकिन आज अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया कि वही 50 रुपये को आप ले आके मार्केट में डालिए, वो 50-60 बन सकते। सेविंग सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट। राइट? तो ये एक चीज़ है जो हमको करना है। तीसरी चीज़ मैं जो बोलूँगा कि देखिए ईज़ी मनी जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। वाह! वो किसी भी नाम पे हो। बहुत सही है। देखो आप ये सोचिए ना कि एक नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? आप लेट अस बेंचमार्क इट विद द जीडीपी, ओके, राइट? जीडीपी आपको ये बता देगा कि ऑल ओवर इंडिया में ग्रोथ रेट बिजनेसेस का क्या चल रहा है। बिजनेसेस का जो ग्रोथ रेट चल रहा है कि असेट्स का भी उसका भी सिमिलर चलता, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। अगर 10% जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा, तो कोई आपको अगर 100% रिटर्न देना चाह रहा, तो आप पहले ही सवाल कर लें, ऐसा क्या मैजिक कर रहा भाई? कौन से बिजनेस में लाज़मी ऐसा बात है वो। कौन सा बिजनेस है जो 100% रिटर्न दे रहा है? मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं देता हूँ, मगर आप सोचिए कि कौन सा है और किस लेवल पे है, हुँ, राइट? तो वहीं पर आप अलर्ट हो जा सकते हैं ना। मगर मसला क्या होता है ना, जैसे ही कोई बोल दे 100 का 200 बोल दे, तो हम लोग जो है एकदम फ्लो में आ जाते हैं और उसको कोई और थोड़ा पुश करके अगर वो कर दें तो और फुल खुश, जैसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शरीयत इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी बहुत से प्रॉब्लम आए हैं इंडिया के अंदर, ये भी हिस्ट्री है, गवाह है। क्या चीज़ थी? ग्रीड। मैं अब बोल रहा हूँ कि तमा आप अपने ग्रीड को कंट्रोल करिए, आप कॉन्शियस इन्वेस्टर बनिए। हुँ, कॉन्शियस इन्वेस्टर जब आप बनेंगे ना, तो ये जो रनिंग बिहाइंड इजी मनी जो है ना, ये ऑटोमेटिक खत्म होगा। इम्पल्स इन्वेस्टिंग, इम्पल्स एंड बिहाइंड रनिंग बिहाइंड द इजी मनी जो है ये खत्म होता है। तो आप क्या होते हैं, सॉलिड इन्वेस्टर बन के निकलते हैं, बहुत सही बात है। राइट? तो ये जो है ये तीसरी चीज़ है जो हमको मैं नौजवानों को भी कहूँगा, सबको कहूँगा, एक आम सी आम चीज़ है, बात। ये चीज़ करें। तो ये अगर आप कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो है। अब रही बात शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली वेल डिफाइंड चीज़ें हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देख लेंगे कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप देख लेंगे कि उसकी लिखी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप देखेंगे वो बिज़नेस क्या है, वो एसेट क्या है, हुँ, क्या वो क्या वो सही है। बैंक है, क्या वो टोबैको की कंपनी है, क्या वो कोक की कंपनी है, क्या वो शराब अल्कोहल बनाने की वाली है, कंपनी क्या है। है? वो तो आप आराम से आजकल पब्लिक डोमेन में इतना बहुत इन्फॉर्मेशन सारी है चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तो। राइट? नहीं तो फिर आपके पास एडवाइजर्स हैं जो शरिया आपको के बता देंगे एतबार कि से ये बताने हाँ, वाले हैं। ये कंपनी शरिया के हिसाब से सही है कि नहीं है, फलां वो इट्स अवेलेबल, इट्स ऑन, बिल्कुल, एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही। इससे अगर आप सपोर्ट ले लेकर अगर आप काम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, कम्युनिटी के लिए भी होगा, नेशनल डेवलपमेंट में भी हमारा रोल जो है बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये हमारा वो ये है। नाज़रीन, आज की ये गुफ्तगू यहीं पर मुकम्मल होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा और डॉक्टर साहब ने जो जवाबात दिए हैं सवालात के, वो आपको किसी न किसी हद तक मुतमईन करेंगे। मैं इस मौके पर नाज़रीन और सामईन दोनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस पॉडकास्ट को देखा। एक और बात यहाँ पे आपसे अर्ज़ कर दूँ कि इस सब्जेक्ट के मुतालिक आपके कुछ डाउट्स अगर हैं, तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर किया जा सके। डॉक्टर साहब भी इस आपके सवालात का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, फ़िलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट में फिर होगी मुलाकात किसी नए मौजू के साथ और किसी नए मेहमान के साथ। हमारे इस पॉडकास्ट को आप यूट्यूब
हमारे चैनल वीटीवी पर देख सकते हैं और साथ ही स्पॉटिफाई पर इसको सुन भी सकते हैं। एक आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।